नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनाव प्रचार का पहिया थम चुका है। आज बता दें कि चुनाव प्रचार पर रोक लग चुकी है। 6 बज चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चुनावी चर्चा के लिए अनुराग डांडा जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत शुक्रिया। डांडा साहब, चुनाव प्रचार थम चुका है। अभी 48 घंटे बाद जो है वोटिंग होनी है। किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए, पूरी तैयारियां हैं और लोग अपना मन बना चुके हैं। अब तो मेरी सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करने के लिए जाएं, बम्पर वोटिंग करें। और जो आपके मन में आक्रोश है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति गुस्सा है, जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल से किया है, उसका बदला लेने का यही मौका है। हर जुल्म का बदला वोट से लिया जा सकता है। आपकी एक उंगली दबा करके जो झाड़ू के निशान पे आप जिस तरीके से अपना संदेश देंगे, वो सीधा जाके टकराएगा प्रधानमंत्री के अहंकार के साथ और उनके अहंकार को नेस्तनाबूद करेगा। तो चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए डांडा साहब, काफ़ी लंबा समय मिला, लोगों को समझा पाए क्या मुद्दे थे, क्या कुछ लोगों के महज जो दिमाग में वो बैठ पाए, क्या कुछ मुद्दे लोगों को समझा पाए? मुझे लगता है कि ये पूरा चुनाव हरियाणा के लोगों के लिए 3 मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। और जब मतदान करने के लिए लोग जाएंगे तो यही 3 मुद्दे उनके जहन में रहने वाले हैं। पहला, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्नदाता का अपमान किया, जैसे उनको सड़कों पे घसीटा गया, लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, बोरियों में भर भर के पीटा, उस अत्याचार को भूल नहीं सकते किसी भी हालत में। ये कह रहे थे कि दिल्ली नहीं जाने देंगे किसानों को। तो अगर ये हम लोगों को दिल्ली नहीं जाने देंगे तो लोगों ने भी तय कर लिया है कि इनके सांसद को चुन के दिल्ली नहीं जाने देंगे इस बार। ये हिसाब बराबर होगा यहीं की यहीं। दूसरा, हरियाणा के युवाओं को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 25 लाख युवा बेरोजगार है। कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन योजना लेके आए अग्निवीर, जिसमें 4 साल में कोई युवा 17 साल में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। हमारे बच्चों को भरी जवानी में रिटायर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लोगों ने तय किया है कि जो उनके बच्चों को जवानी में रिटायर करना चाहती है, उस भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेताओं को रिटायर कर देंगे राजनीति से इस बार। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, जो हमारी बहन बेटियों का जो अपमान किया, उनकी इज्जत पे हाथ डालने की हिमाकत की जो भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार हरियाणा का खून इस बार उनको इसका जवाब देगा कि हरियाणा की बहन बेटियों की तरफ नज़र भी उठा के जो देखेगा, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। उसको इस हालत में नहीं छोड़ेंगे कि वो दोबारा कभी ऐसी हिमाकत कर सके। इस बार उनको सत्ता से बाहर करेंगे और उनको ये बताएंगे कि हमारी बहन बेटियों की तरफ नज़र उठा के देखोगे तो तुमको बर्बाद कर देंगे। अनुराग जी, किसानों की बात की, किसानी मुद्दे की बात की, उधर अभय चौटाला भी जो है किसानी मुद्दे को लेकर लोग अपनी वोटों को जो है वोटर्स को लुभाने में लगे हुए हैं। कैसे देखते हैं? मुझे तो लगता है कि ये अंतिम चैप्टर है जेजेपी और आईएनएलडी के राजनीति का हरियाणा के अंदर। और इस अंतिम चैप्टर को इतनी तसल्ली से क्लोज करेंगे कुरुक्षेत्र के लोग। 20,000 वोटों के नीचे जमानत जब्त करा के कुरुक्षेत्र लोकसभा से भेजेंगे। उसके बाद ऐलनाबाद का भी चुनाव बुरी तरह से हारेंगे, यहाँ से जब अपनी बेइज्जती करा के जाएंगे लोगों के बीच में। उसका कारण है, अपने आप को बताते तो हैं कि मैं किसान हितैषी हूँ, चौधरी देवीलाल जी से नाम जोड़ते हैं, लेकिन 750 किसानों की शहादत के बाद भी जो इंसान राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी की मदद करे, राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी की मदद करे, विधानसभा में विश्वास मत आए तो बाहर निकल के बीजेपी की मदद करे, यमुनानगर में चेयरमैन बनना हो तो बीजेपी की मदद करे, जब राजस्थान में चुनाव हो रहे थे अभी पीछे तो बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करके आए। 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान कौम की पीठ में छुरा घोंपा, गद्दारी करी किसान कौम के। दोनों एक जैसे हैं। भतीजे ने भी गद्दारी करी, किसानों के वोट लेके बीजेपी गोद में बैठ गए। ये भी गद्दारी करते हैं। 750 किसानों की शहादत के बाद भी बीजेपी की हर कदम पे मदद की। लोग समझ चुके हैं इनकी राजनीति को। वोट कटुआ की हैसियत से यहाँ पे आए थे, लेकिन हमने स्पष्ट किया कि गर्दन काट सकते हो, इस बार वोट नहीं काटने देंगे किसी भी हालत में। तो लोग सारा इनका तिकड़म समझ चुके हैं। इस बार फाइनल मोहर लगा देंगे, इनकी राजनीति का अंत कर देंगे। समापन चैप्टर लिखा जा रहा है। जी, गठबंधन में चुनाव डांडा साहब लड़ रहे हैं। किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए, कैसा साथ मिला? सबने कैंपेन किया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे हम लोगों की खूब मदद कर रहे हैं और की है अभी तक भी। और हमारे कार्यकर्ता भी 9 की 9 लोकसभा सीटों पर पूरी मदद कर रहे हैं। हमारा टारगेट 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को हरा के भेजना है। हमारा टारगेट बीजेपी के अहंकार को, उनकी सरकार को ख़त्म करना है। इसलिए लोगों ने ये निर्णय लिया है और हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के मिल के इस चुनाव को लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए कांग्रेस महत्वपूर्ण नहीं है आज के दिन, हमारे लिए आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी महत्वपूर्ण नहीं, देश महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र महत्वपूर्ण है।
बाबा साहब का लिखा संविधान महत्वपूर्ण है जिसको बीजेपी बदलना चाहती है, इसलिए सब एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद रोड शो किया है, कितना फ़ायदा मानते हैं कि पब्लिक जो है समझ पाई है? क्योंकि एक ईडी के डर से शुरू से ही आरोप लगते आ रहे हैं कि ईडी विपक्ष जो है ईडी का दुरुपयोग कर रही है, उसको लेकर कितना फ़ायदा मानते हैं कि आम आदमी पार्टी को होगा? मुझे लगता है कि बहुत उससे फ़ायदा हुआ है, लोगों का उत्साह बढ़ा है उससे। क्यों? क्योंकि लोगों को अब पता चल गया कि ऊपर वाला भी इशारा कर रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को के अहंकार को तोड़ने का वक्त है। वरना मोदी जी ने तो सारी गोटियां अपनी फिट कर दी थी। मोदी जी तो चाहते थे केजरीवाल को जेल में डाल देंगे और पीछे से ये चुनाव लड़के जीत लेंगे, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था ना। दुनिया मोदी जी नहीं चला रहे ना, दुनिया तो ऊपर वाला चला रहा है। तो चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, लोगों को पता चल गया भाई सब कुछ मोदी नहीं चला रहा, उसके बस की बात नहीं है। दूसरा, ये कुरुक्षेत्र की धरती है, महाभारत के लिए इसको जाना जाता है। महाभारत में आप मुझे बताओ कौन जीता था? कौरव जीते थे कि पांडव जीते थे? कौन जीता था दोनों में से? तो पांडव कितने थे? आप बताओ कितने पांडव थे, कितने भाई थे? 5 भाई थे। हमारा भी चुनाव जो है मशीन के ऊपर 5 नंबर पे है। तो इससे स्पष्ट है कि ऊपर वाले का इशारा है। ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, यह इंसान के कंट्रोल से बाहर है। लेकिन ठीक आंकड़ा वही हुआ, उस धर्म युद्ध में 5 पांडव जीते थे, इस धर्म युद्ध में 5 नंबर पे डॉक्टर सुशील गुप्ता जीतने जा रहे हैं। लोगों को तो बस ऊपर वाले के इस इशारे पे मोहर लगानी है, दुनिया तो ऊपर वाला ही चला रहा है। कुरुक्षेत्र जो धर्म नगरी की आपने बात की, वहीं नवीन जिंदल जो है कथावाचकों को धार्मिक प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि धार्मिक आयोजन हो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है, और सभी संत हमारे पूजनीय हैं, वो आएँ, लोगों को उनका सत्संग मिले, बहुत अच्छी बात है। लोग उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं और प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी किसी धार्मिक आयोजन का राजनीतिक इस्तेमाल करे तो इसका मतलब वो उनका राजनीतिक दिवालियापन है। धर्म आस्था का विषय है, निजी आस्था का विषय है। बजरंग बली जी का विशेष आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी पे हमेशा रहता है और वो अनन्य भक्त हैं बजरंग बली जी के। लेकिन ये हमारी निजी आस्था का प्रश्न है। अरविंद केजरीवाल जी कभी राजनीति नहीं करते इस पे। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा ये कहते हैं मैंने काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। अब बीजेपी के पास काम तो है नहीं, क्या कहेंगे? 10 साल में क्या गिनाएंगे मोदी जी क्या किया है? मैं तो अभी भी नवीन जिंदल जी को खुली चुनौती देता हूं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। अभी भी तो एक दिन बचा है, किसी टीवी इंटरव्यू में कहीं भी वो चाहें तो ये कह सकते हैं कि 10 साल में अगर बीजेपी ने काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। आप कहलवा के देखिए उनसे, वो कहेंगे या नहीं, क्योंकि वो काम की राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए वो धर्म की, कभी जाति की, इनका इस्तेमाल करके राजनीति करना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। तो आपके नेता जो है मास्टर सतबीर गोयत, उन पर मामला दर्ज किया गया है? देखिए, ये तो एक ही टीम लग रहे हैं, चुनाव आयोग कैथल में और भारतीय जनता पार्टी। हमने शुरू किया था चुनाव लड़ना ये सोच के कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, पर अब नज़र आ रहा है कि चुनाव आयोग भी एक उम्मीदवार की तरह हमारे से मुकाबला कर रहा है। बीजेपी और चुनाव आयोग एक तरफ खड़े हैं और आम आदमी पार्टी और आम आदमी इंडिया गठबंधन एक तरफ खड़े हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से, और देखिए आज भी आंख बंद करके बैठे हैं, बिल्कुल मतलब धृतराष्ट्र बने हुए हैं। इस पूरी महाभारत के चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से कि उन्होंने कहा, सतबीर गोयत जी ने सिर्फ ये दिखाया था कि सील नहीं लगी इस बैलेट बॉक्स के ऊपर, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, सील लगानी चाहिए थी, उस चुनाव को कैंसिल करके दोबारा कराना चाहिए था। पोलिंग बूथ पे भी तो करते हैं ना, जहाँ गड़बड़ होती है, जहाँ प्रोसेस फॉलो नहीं होता, वहाँ दोबारा चुनाव होता है। हमने वो कंप्लेंट की, ऑफिशियल कंप्लेंट की सीईओ के पास, उसके जवाब में 2 दिन बाद सतबीर गोयत जी के ऊपर ये एफआईआर हो जाती है। चुनाव अधिकारी कहते हैं कि ऐसे निर्देश नहीं है सील लगाने के, इसलिए हमने नहीं लगाई। तो मैंने 10 बूथ की उनको फोटो दिखा दी, वहाँ पे तो सील लगी हुई थी। तो फिर चुनाव आयोग ये तय कर ले, अगर सील लगाने के निर्देश नहीं थे तो जिनमें सील लगी थी उन अधिकारियों को सज़ा दे दे, और अगर सील लगाने के निर्देश थे तो जहां सील नहीं लगी थी उन अधिकारियों को सज़ा दे दे। उल्टा शिकायतकर्ता पे एफआईआर करने से ये समझ में आता है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। कुछ बॉक्स के ऊपर सील लगाई गई, कुछ के ऊपर नहीं लगाई गई। जिनमें गड़बड़ करनी थी उनके ऊपर सुनियोजित तरीके से साजिश करके उनके ऊपर सील नहीं लगाई गई, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है इसको। लेकिन अगर चुनाव आयोग नहीं सुन रहा, लोग तो सुन रहे हैं। लोग अपने आप जितना ये हमें घाटा करना चाहते हैं, ये साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके, लोग उसका दुगना करके
हमें देंगे चुनाव के अंदर। ये सबके सामने ये साजिश एक्सपोज हुई है, सबने देखा है कि वोट की लूट करने की कोशिश हुई है। जैसा चंडीगढ़ में हुआ था वैसे ही यहाँ बैलेट की लूट करने की कोशिश हुई है। इससे पहले गाली भी लीक कर दी गई। इससे पहले गाली लिख के दी थी। ये सब कैथल में ही क्यों हो रहा है? ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कैथल में चुनाव अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। उनके ऊपर किसी बड़े नेता का, मुख्यमंत्री का, मंत्री का, किसी का तो हाथ है कि कोई उनको कुछ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उनको कोई सज़ा नहीं दे सकता, उनको कुछ कह नहीं सकता। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, वोटों को काटने की कोशिश है। लेकिन मैंने कहा कि क्या कर लोगे तुम, 1-2-4% की हेरफेर कर लोगे? जनता जब वोट करती है ना, एक तरफा वोट करती है, ये तुम्हारे सब साजिशें हवा के अंदर उड़ जाएंगी। जनता जवाब देगी इन सारी साजिशों का। लोकसभा चुनाव को जो है विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कुछ महीने बाद जो है विधानसभा का भी चुनाव है। कैसे देखते हैं आगे गठबंधन रहेगा, क्या अलग अलग लड़ेंगे? देखिए, सेमीफाइनल के रिजल्ट से ये तो तय हो जाएगा कि बीजेपी तो जा रही है। बीजेपी का लोकसभा में भी हरियाणा में वही हश्र होना है और विधानसभा के अंदर भी वही हश्र होना है। जेजेपी का पहले हो गया क्योंकि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। बीजेपी का इस लोकसभा चुनाव के बाद वही हाल होना है जो जेजेपी का हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि जेजेपी की ऐसी हालत होगी कि लोकसभा के लिए उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए लोग नहीं होंगे। बीजेपी की भी वही हालत होगी जहां से इन्होंने शुरू किया था 2014 में। उससे पहले के इतिहास में चले जाइए, बीजेपी वापस वही 1, 2, 3 सीट के ऊपर पहुंच जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, हर तरीके से प्रताड़ित किया है लोगों को। उसका जवाब लोग देंगे, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव। दिल्ली में आपकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया था। क्या मानते हैं वहाँ की पब्लिक जो है आपकी बार वोट्स की चोट से जो अपना बदला लेगी? निश्चित तौर पे बदला लेगी। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में क्यों डालना चाहते हैं मोदी जी? एक चवन्नी तो आज तक कहीं से बरामद हुई नहीं। इसका मतलब वो तो सब नकली मामला है। जो शराब घोटाला बताते थे उसके मुख्य अभियुक्त से उसके 55 करोड़ रुपए बीजेपी ने खुद ले लिए। इसका मतलब वो तो सब जाली मामला है। अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए जेल में डालना चाहते हैं ताकि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के सरकार टूट जाए, और सरकार टूट जाए तो दिल्ली के लोगों का फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, महिलाओं का अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, ये सब योजनाओं को रोका जा सके। इन पे खर्चा होता है, लोगों के टैक्स का पैसा इस पे लगता है। बीजेपी सरकार उसको लूटना चाहती है, उस पैसे को कह रही गरीबों को देने की क्या ज़रूरत है ये सब। तो दिल्ली के सारे लोग इन सुविधाओं को बचाए रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी का साथ इस बार देने वाले हैं। हमने जो इनकलाब शुरू किया है दिल्ली से, वो पूरे देश में फैलेगा। वो रुक नहीं सकता इस तरीके से कि आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो। एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, हज़ारों लाखों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों के ऊपर, देश की सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। वो उनके सपने को मुकाम तक पहुँचाएंगे। गठबंधन के दौरान आपने हरियाणा की एक सीट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी अगर ये लोकसभा सीट जीतती है, सुशील गुप्ता जी जीतते हैं, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया, क्या कुछ बदलाव हरियाणा में होने जा रहा है? नहीं, देखिए, ये हरियाणा की आवाज़ है ये लोकसभा चुनाव, और जब लोकसभा चुनाव में लोग अपना निर्णय देंगे तो ऐसे सांसद चुन के जाएंगे जो कम से कम लोगों की आवाज़ को संसद के अंदर उठाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव तो यहीं से हो जाएगा। दूसरा कि लोगों की सुनी नहीं इस सरकार ने, तो अब जो सरकार इंडिया गठबंधन की चुनने जा रहे हैं लोग, वो कम से कम लोगों की बात सुनेगी, इसके बारे में हम श्योर तरीके से कह सकते हैं। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी की पर्सनल गारंटीज़ हैं। उन्होंने कहा है कि हम सरकार का हिस्सा होंगे और हम ये करवाएंगे, लागू करवाएंगे सरकार में। 24 घंटे पूरे देश के अंदर बिजली उपलब्ध कराएंगे। अग्निवीर योजना पे आते ही सबसे पहले कांटा लगेगा, रेगुलर भर्ती शुरू होगी फौज के अंदर। जो सुविधाएं हम दिल्ली के अंदर देते हैं उनको पूरे देश में लागू कराने का प्रयास करेंगे सरकार में रहते हुए। ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है और इस पर हम काम करेंगे। चुनाव प्रचार जो है अनुराग जी थम चुका है, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर लास्ट में, क्योंकि अभी 48 घंटे बाद मतदान होना है। फील्ड में आप फिर लोगों को अपने जो है मुद्दों पे हमने बात की है, काम को लेकर शिक्षा की बात की जाए या स्वास्थ्य की बात की जाए, तमाम मुद्दे आपने रखे हैं। पंजाब की बात की जाए, दिल्ली सरकार की बात की जाए, सभी उदाहरण आपने रखे हैं। कितने का आश्वस्त हैं जीत को लेकर? पूरी तरह से आश्वस्त हैं और खुद से ज़्यादा लोगों पे भरोसा है कि हरियाणा के लोग सही फैसला करेंगे, सही निर्णय करेंगे। लोकतंत्र में जनता सब कुछ होती है, जनतंत्र में जनता सब कुछ होती है। उनके निर्णय को नतमस्तक होकर सबको स्वीकार करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि वो यूएस, जब हार उनकी होगी देश के अंदर बुरी तरह से, तो वो यूएस में जैसे ट्रंप के समर्थकों ने किया था वो तस्वीर पेश करना चाहेंगे, या नतमस्तक होकर उस हार को स्वीकार करेंगे और जनतंत्र का सम्मान बढ़ाएंगे। ये बीजेपी को तय करना है कि उनको अपनी हार कैसे स्वीकार करनी है। लेकिन देश ने निर्णय कर लिया है, जनता ने निर्णय कर लिया है कि बीजेपी के अहंकार को तोड़ेंगे। इस बार उनको उनकी सही जगह दिखाएंगे। तो लास्ट में सर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को कि अधिक से अधिक मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें ताकि उसका गिरावट? निश्चित तौर पे मैं यही कहना चाहता हूं कुरुक्षेत्र के मतदाताओं से और हरियाणा के मतदाताओं से, बढ़ चढ़ के वोटिंग कीजिए। 5 साल का आपका गुस्सा
आप अपनी उंगली से एक बटन दबा के निकाल सकते हैं। लोकतंत्र में यही वाजिब तरीका है, इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग वाले दिन ही आपकी वोटिंग परसेंटेज से समझ आ जाना चाहिए कि क्या होने जा रहा है उनके साथ, उनका राजनीतिक भविष्य किस तरीके से गर्त में जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा, जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर जो अपनी बेबाकी से बातें रखी। तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी अब की बार जो लोकसभा चुनाव लड़ रही है, हालांकि आगे की रोड मैप क्या रहेगा ये फिलहाल परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं हरियाणा को अगर लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो मजबूत एक जो है ग्राउंड आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। फिलहाल आगे की रणनीति क्या कुछ रही, क्या कुछ परिणाम रहेंगे, ये तो 4 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए, बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। कैथल से जयपाल रसूलपुर, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।